हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब क्या होता है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चीज़ को ऐड करना हो, किसी आर्टिकल में कुछ अमेंडमेंट करना हो, कुछ नई चीज़ों को लाना हो, तो वो हम एक अमेंडमेंट के थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। हमारा अमेंडमेंट का आप आर्टिकल नंबर पहले देख लीजिए। अमेंडमेंट का आर्टिकल नंबर है 368। तो इसके बारे में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उसको कवर करेंगे और हर एक अमेंडमेंट को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला हमारा अमेंडमेंट है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। याद रखना है आपको, ईयर भी याद रखने, जितने भी अमेंडमेंट्स मैं पढ़ा रही हूँ उसके ईयर भी याद रखने हैं क्योंकि ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो हमारा 9th शेड्यूल था, 9th शेड्यूल जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, उसको हमारा इस शेड्यूल में ऐड किया जाता है। लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है। किस संशोधन से? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 का संशोधन होता है, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में ऐड करते हैं। और इसमें अगर पार्लियामेंट, ये एक एमसीक्यू के फॉर्म में भी आता है, मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाना चाहे, पार्लियामेंट कोई भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना चाहे, तो वो इस शेड्यूल में, शेड्यूल 9 में, ये जो शेड्यूल 9 है ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, इसमें ऐड कर सकती है पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बना रही है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं लैंड रिफॉर्म्स जो है ये जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं है, तो ये जुडिशियल रिव्यू है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, 1956। इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला जाता है कि ऐसे आपको पता होगा कि हर एक स्टेट का हाई कोर्ट खुद नहीं होता है। मतलब एक हाई कोर्ट कई सारे स्टेट्स के होते हैं। एक हाई कोर्ट बन गया तो वो 4 से 5 स्टेट्स को कवर करता है या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स को कवर करता है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये बोला गया था कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वो मैं पढ़ा दे रही हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, 2 और मोर, एक या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट के लिए एक इंडिविजुअल हाई कोर्ट हो। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में बोला गया था। नेक्स्ट है हमारा 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसमें दादर नागर हवेली को हमारे इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेटेड किया गया था, ऐड किया गया था। दादर नागर हवेली को इंडियन यूनियन में किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 के थ्रू ऐड किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारा 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसमें क्या होता है 11th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसके प्रोसीजर को चेंज किया गया था। क्या किया गया था? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर को चेंज किया गया था। अब मैं आपको बता दे रही हूँ, एक सेकेंड हाँ, इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। हम वाइस प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं आप बताइएगा कि ये हमारा क्या है। वाइस प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बोलते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं इलेक्ट किए जाते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और इनको रिमूव कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक रिजोल्यूशन पास करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, एक नया मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। अभी बस आप ध्यान रखिए कि क्या क्या होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है। तो 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था
1961 में इसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर को चेंज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962। इसमें गोवा, ये मेंशन है, गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन में ऐड किया गया था। अभी आपने देखा यहाँ पे 10th 1961 में दादर और नागर हवेली को ऐड किया गया था, और फिर 1962 में एक ही साल के बाद गोवा और दमन और दीव को हमारे इंडियन यूनियन में ऐड किया गया था। पहले दमन एंड दीव में कौन, पोर्तुगीज हुआ करते थे पहले, पोर्तुगीज। हमारा नेक्स्ट है 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962। इसमें क्या हुआ था, गिव द स्टेटस ऑफ अ स्टेट टू नागालैंड को एक स्टेटस दिया गया था, स्टेट का, राज्य का दर्जा दिया गया था नागालैंड को। किस अमेंडमेंट के थ्रू, 13 अमेंडमेंट एक्ट 1962। नेक्स्ट है हमारा 21st अमेंडमेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपका UP-SSC का पेपर है, फिर SSC रेलवे में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। इसमें 21st अमेंडमेंट में सिंधी जो हमारी लैंग्वेज है, टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। किस शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। इसमें सिंधी को एज अ 15th लैंग्वेज के रूप में 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। सिंधी को किस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था, 21st अमेंडमेंट के थ्रू 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ऐसे यहाँ पे मैं एक नया स्लाइड लेके आपको बता रही हूँ। ऐसे ही लैंग्वेजेस से रिलेटेड 2 और अमेंडमेंट हुए थे, इसलिए मैं एक साथ बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पहला अभी आपने जैसा कि देखा यहाँ पे 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो अभी आपने यहाँ पे देखा 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में क्या होता है, सिंधी को ऐड किया जाता है 8th शेड्यूल में। सिंधी को ऐड करते हैं 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट हमारा कौन सा अमेंडमेंट होता है, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है। किस ईयर में होता है ये, 1992 में होता है। इसमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को ऐड करते हैं। ये भी लैंग्वेजेस हैं। ये सब किस में ऐड होती हैं, ये सब हमारे 8th शेड्यूल में है। 8th शेड्यूल में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। एक और हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन से लैंग्वेज से रिलेटेड ही अमेंडमेंट होता है, 92 अमेंडमेंट एक्ट, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस भी याद रखनी है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि किस अमेंडमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। तो इसमें बोडो, मैथिली एंड संथली, ये 3 लैंग्वेजेस इसमें 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इनको ऐड किया गया था। तो ये लैंग्वेजेस से रिलेटेड अमेंडमेंट हैं जो एक साथ मैं बता दी हूँ ताकि आपको इधर उधर पेज पलटने की ज़रूरत ना पड़े और आप एक बार में तुरंत रिकॉल कर लें सारी चीज़ें को। तो अभी लेकिन ये 21st में खाली सिंधी को ऐड किया गया था। अभी मैंने इन दोनों को भी लिया गया, इसलिए मैं एक साथ ही बता दे रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। नेक्स्ट है हमारा 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया, इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 5 to 545, मतलब 525 से 545 हमारी सीट बढ़ाई गई थी। किसमें, लोकसभा की सीट बढ़ाई गई थी 5 to 5 से लेके 545 के बीच में। मतलब इतनी सीटें हमारी 525 सीट्स पहले हुआ करती थी, लेकिन अब हमारी 545 सीट्स है। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाया गया था, 31st अमेंडमेंट 1972 के थ्रू बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। इसमें क्या होता है, इसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। अभी आपने देखा था नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें सिक्किम को एक अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था, स्टेटस दिया गया था, स्टेटस ऑफ अ सिक्किम, एंड कन्फर्ड ऑन द स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन में एक राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है सिक्किम को, किस अमेंडमेंट के थ्रू, 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के थ्रू। यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। वैसे हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में
कुछ स्पेशल प्रोविज़न कुछ आर्टिकल के थ्रू इन लोगों को अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जैसे नॉर्थ ईस्ट में नहीं आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात को भी एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। उनके लिए एक स्पेशल अलग से एक आर्टिकल नंबर बनाए गए हैं। आप लोग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोग को ये चीज़ पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट के लिए सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन लोगों के लिए इन लोगों को एक स्पेशल राइट दिया गया था जिसके थ्रू एक आर्टिकल बनाया गया था। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसको भी आप एक साथ मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक में ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आर्टिकल नंबर 371 ये किसके लिए था, ये मैं मेंशन कर दे रही हूँ, महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए था। हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 371 ए। 371 किसके लिए था, ये नागालैंड के लिए था। अभी एक बार आप पूरा देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 371 बी ये किसके लिए था, ये आसाम के लिए था। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 371 सी, ये मणिपुर के लिए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 371 डी, ये किसके लिए है, ये आंध्र प्रदेश के लिए है। आंध्र प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता, लेकिन इसको इस आर्टिकल के थ्रू कुछ एक स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, इस वजह से इसको भी आर्टिकल 371 डी में रखा गया है। आर्टिकल नंबर 371 मैंने बता दिया महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए है। आर्टिकल 371 एफ होता है एक, 371 एफ ये किसके लिए है, ये सिक्किम के लिए है। अभी आपने सिक्किम का अमेंडमेंट देखा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसका ये स्पेशल राइट का एक्ट है, आर्टिकल है सॉरी। आर्टिकल 371 जी ये किस में है, ये मेघालय के लिए है। एंड लास्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 371 एच, जो ये किसके लिए है, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है। तो आप इसको किसी भी तरीके से शॉर्ट फॉर्म बना के कुछ भी करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक पॉलिटी के सेक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट है, अभी आपने देख लिया 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974, ये सिक्किम, और जितने भी ये स्पेशल राइट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें भी क्या होता है, सिक्किम के बारे में ही बताया गया है कि इसको एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया जाता है, एक पूरे फुल फ्लेज राज्य का दर्जा दिया जाता है 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या जितना भी मैंने यहाँ पे ये आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसको क्या बोलते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, कई सारे संशोधन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 के हमारे बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। पहला आप ये देखिए, ये 3 वर्ड को जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। इनकी सीक्वेंस, पहला सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये सीक्वेंस में लर्न कर दिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस भी पूछते हैं। सीक्वेंस आप इधर उधर करके लर्न नहीं कर सकते हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड को हमारे किसमें, प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो पार्ट नंबर 4A है, पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हुआ करता था, लेकिन जो अब पार्ट 4A में है इसको हमारा ऐड किया गया था। एंड प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ ऑल जुडिशियल सर्विस, ये ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये DPSP है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी जो है इसी में ही ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, इसी में ऐड किया गया था इसको भी, DPSP को। इसमें क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये DPSP का ये एक पार्ट है जिसको इसमें ऐड किया गया था अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल नंबर 39 पहले नहीं हुआ करता था, इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल नंबर 39 क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आपको समझ में ही आ रहा होगा। 39A, फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर। एंड आर्टिकल नंबर 43
43 क्या है, सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये चारों हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल हैं। ये पहले आर्टिकल नहीं हुआ करते थे, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इन्हें ऐड किया गया है। नेक्स्ट हमारे इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्शन के लिए है। ऐसे इसमें काउ स्लॉटर्स को नहीं कर सकते हैं, जो मिल्चिंग होती है वो नहीं कर सकते। इसका आर्टिकल नंबर क्या है, ये 48A है। अभी के लिए आप इसको लर्न कर लीजिए, जब मैं डीपीएसपी का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो इसमें ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी डीपीएसपी में 3 प्रिंसिपल होते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के 3 हैं ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, और ये जो लास्ट वाले हैं ये गांधीयन प्रिंसिपल है। तो इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊँगी। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि इन सबको किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। इन सब आर्टिकल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो ये हमारा पहला फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अगर आप फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा पहला फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट करके इसको हटा के राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया, और इसके लिए एक अलग से आर्टिकल रख दिया गया, आर्टिकल नंबर 300A। ये हमारा अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। और नेक्स्ट है हमारा, इसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया है कि अगर इमरजेंसी लगती है, अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है, या फिर प्रेसिडेंट जैसे 3 तरीके की इमरजेंसी लगाता है, फाइनेंशियल, नेशनल, ये जो इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है, इस टाइम में हमारा आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 ये सस्पेंड कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये सस्पेंड नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, आर्टिकल नंबर 21 में क्या है, ये दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, आर्टिकल नंबर 20 में है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, मतलब कि ऐसे इसमें नो डबल जीओपार्डी। आर्टिकल नंबर 20 मतलब क्या, अगर इमरजेंसी लगती भी है तो जैसे एक किसी को भी सज़ा दी जा रही है तो उसकी सज़ा को नहीं बढ़ा सकते हैं, मतलब एक ही चीज़ के लिए उसको एक, मतलब अगर कोई एक गुनाह किया है तो उसको 2 सज़ा या फिर 3 सज़ा नहीं दे सकते हैं, चाहे वो इमरजेंसी की सिचुएशन हो चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन हो, तो हम उसको एक मतलब सज़ा से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो ये किस में है, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं आप उसको पढ़ के आराम से क्लियर कर सकते हैं, एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा है 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52nd अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, जो हमारा 10th शेड्यूल है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ 10th शेड्यूल, एंटी डिटेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें क्या होता है, दर बदल कानून, इसको ऐड किया जाता है 10th शेड्यूल में 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा 61st अमेंडमेंट एक्ट 1981। इसमें क्या होता है 61st अमेंडमेंट एक्ट, पहले हमारी जो वोटिंग एज थी वो 21 हुआ करती थी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, पहले हमारी वोटिंग एज 21 ईयर्स हुआ करती थी, लेकिन अब 18 ईयर्स हो गई हैं। तो इस एज को जो रिड्यूस किया गया है ये 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 1991। ये 69 आपको पता ही होगा, दिल्ली को एक स्पेशल राइट देता है, जैसे कि अभी मैंने देखा बहुत सारे उसका स्टेट का, ये दिल्ली को देता है। 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 ये दिल्ली को एक स्पेशल राइट देता है। ऐसे भी मैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इन सब का बताया है, वैसे ही ठीक उसी तरीके के 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 में दिल्ली को रखा जाता है। दिल्ली को इसमें ये चीज़ आप नेशनल NCR बोलते हैं, जो हम लोग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 71st अमेंडमेंट एक्ट 1922। अभी मैंने इसको बताया, मैं रिपीट नहीं करूँगी, अभी मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया है। ये जो तीनों लैंग्वेज, ये 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 यही चीज़ है, यहीं पे मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है, बस ये आपको दिख रहा होगा, मणिपुरी नेपाली इन दी 8th शेड्यूल 72 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये पंचायत के लिए होती है, पंचायत के लिए
29 यहाँ पे फंक्शन है, ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 9 में आता है। यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिएगा, ये नहीं होगा इसका आर्टिकल, एक सेकेंड, सॉरी मैं आर्टिकल बोल रही हूँ, आर्टिकल नहीं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है जो पंचायत का, ये जो पार्ट है ये 9 होगा। ये 9 एक इसका पार्ट होता है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ का पार्ट होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ दोनों चीज़, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। आप अपने नोटबुक में एक साइड पंचायत लिख लीजिए और एक साइड क्या लिख लीजिए, म्यूनसिपैलिटीज़। इसका पार्ट नंबर क्या होता है, पहले तो इसमें आप अमेंडमेंट देख लीजिए। चलिए पार्ट नंबर ही देख लीजिए। पार्ट नंबर क्या होता है, 9। इसका पार्ट क्या होता है, 9A। इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 होता है, और इसमें 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 होता है। इसमें इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के बीच में जब कंपेयर करने के, मतलब कंपेयर के थ्रू आपको लर्न हो सकता है, नहीं तो ऐसे मैशअप हो जाता है माइंड में। तो ये चीज़ आप कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, या पंचायत के लिए ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन दोनों का ही ईयर सेम है, ईयर में कुछ भी चेंजेस नहीं है, दोनों के ईयर क्या है, सेम है। सब्जेक्ट्स याद रखिएगा, और पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 9A है। नेक्स्ट है हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये हमारा क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक डाउट है जो बच्चों को होता है उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें क्या होता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये इसमें 21 आर्टिकल 21A क्या था, एजुकेशन के लिए था। 6 to 14 ईयर, एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन था टू द ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक कंपलसरी, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये आर्टिकल नंबर 21A में रखा गया था, ये 21A पहले नहीं था। 21A इसको फिर जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया गया, 21 इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया गया और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इसको ऐड किया गया इसमें। और इसमें जो 51 आर्टिकल A है, 51A, इसमें भी होता है कि हम फोर्सफुली काम नहीं करा सकते हैं बच्चों से। इसमें 51A को भी हम 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इसमें ऐड किया गया, लेकिन इसको हम 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, 2009 में ये इम्प्लीमेंट होता है और ये 2010 में ये लागू होता है। किस 1 अप्रैल, कौन सी डेट होती है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2010 में ये लागू होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। इससे रिलेटेड मैं एक MCQ भी आपको करवाई हुई हूँ लास्ट वीडियो में, फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो में, आप एक बार देखिएगा। ये बहुत कंफ्यूज करता है। अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, लेकिन जो लागू किया गया था वो 2010 में किया गया था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्या है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसको लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, इसको मैंने ये बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 101st अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारा किससे रिलेटेड है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए है। GST को जो हमारे आया था हमारे इंडिया में, तो फिर उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 101 अमेंडमेंट किया गया था, 2016 में किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जो आज ही न्यूज़ में आया था, उसको मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक नई स्लाइड ली हुई है, इसमें जो हमारी 44th GST की मीटिंग हुई थी आज, 44 नंबर की GST की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये बोला गया था जो ब्लैक फंगस के लिए जो हमारी दवा है, जो ब्लैक फंगस के लिए, उन पर कोई भी GST नहीं रखी जाएगी। इसको किसने हेड किया था, निर्मला सीतारमण, जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको हेड किया था। जो हमारी GST की काउंसिल की मीटिंग हुई थी आज, इसमें ब्लैक फंगस को बाहर, मतलब कि ब्लैक फंगस में GST नहीं लगाया जाएगा, ये चीज़ इसमें इन्होंने बोला था। GST से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, GST कब हुआ था लागू हमारे देश में, 1 जुलाई
2017 को जीएसटी क्या हुआ था, हमारे देश में लागू हुआ था। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ, अभी मैंने आपको बताया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसलिए ये अमेंडमेंट हुआ था। इसके लिए आर्टिकल भी एक अलग से बनाया गया है, आर्टिकल नंबर 279A, ये एक आर्टिकल है इसके लिए, इसका एक बिल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी से, आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल नंबर क्या है, 122। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसने रिकमेंड किया था कि जीएसटी फॉर्म करना चाहिए। इसकी कमेटी का क्या नाम है, विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी फॉर्म हुई थी। ये कहाँ से लिया गया है, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया था, ये फ्रांस, इसके पहले ये फ्रांस में जीएसटी का सिस्टम चलता है। और पहले कौन से स्टेट में इसको लागू किया गया था, सिक्किम में। जीएसटी को सिक्किम राज्य में, सॉरी सिक्किम में नहीं, पहले बार ये आसाम में इसको लागू किया गया था। आपको पता होगा इसमें 4 स्लैब्स होते हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जो लग्जरी चीज़ें होती हैं उनको जो है 28% के स्लैब में रखा जाता है। तो एक बार जीएसटी के लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। आर्टिकल क्या, 279 आर्टिकल है। बिल नंबर 122 है। विजय केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था और इसको लागू कब किया गया था, देखिए 2016 में अमेंड हुआ था लेकिन लागू इसको 2017 में किया गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी से रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में हुआ था। ये किसके लिए हुआ था, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए हुआ था, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये 101 अमेंडमेंट एक्ट 2018 में हुआ था। लास्ट अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 103 अमेंडमेंट एक्ट, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा 10% रिजर्वेशन दिया जाता है EWS को, इसमें लाया गया था। जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू आया था। आई होप जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे मैंने उसको कवर कर दिए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपके सिलेबस से इम्पॉर्टेंट हो या फिर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.